प्रधानमंत्री, लेकिन साफ तौर पर वो यूनाइटेड स्टेट्स के सामने, उनके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सामने लगातार झुकते हुए नजर आ रहे हैं और हमारे देश को भी झुका रहे हैं। एक खास कंस्टिट्यूएंसी ऐसी है 30-40% लोगों की जो समझती है कि उन्होंने भारत को या खुद ही विश्व गुरु बन गए हैं, तो प्रधानमंत्री विश्व गुरु हैं या उन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाया है। हमारे सामने इस वक्त हमारे मौजूदा इतिहास की सबसे बड़ी जंग चल रही है जिसको रोकने की कोशिश हो रही है। जी हाँ, मैं ईरान पर थोपी गई जंग की बात कर रही हूँ। हमारा पड़ोसी देश अपने जौहर दिखा रहा है अपनी डिप्लोमेसी के, लेकिन साथ साथ भारत इस पूरे वर्ल्ड स्टेज से, ग्लोबल स्टेज से गायब नजर आ रहा है। जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी गए इजराइल में, उसके अगले दिन से लड़ाई शुरू होगी। इजराइल ने बॉम्बिंग शुरू कर दी ईरान की। तो अब ये इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या सिग्नल्स हैं, इसका नहीं मालूम, परंतु उस विजिट की टाइमिंग को लेकर कई जगह पर सवाल पूछे। जब हम इजराइल को अपना दोस्त माना, पिछले वर्ष जब ईरान गए थे प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था ईरान के साथ हमारी बहुत पुरानी सभ्यता की दोस्ती है। तो जब एक तरफ दोस्ती है, दूसरी तरफ आप अपने इजराइल को कंडेम भी नहीं कर रहे हैं, या कंडेम नहीं करें, एक न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी चाहिए, वो एक बहुत गलत सिग्नल देता है। और इसलिए इस पूरे युद्ध में जो हमारा एक, कहते हैं आपने शुरुआत में कहा कि विश्व गुरु वाली बात, ये बात बिल्कुल नकारा हो जाती है। अगर हम विश्व गुरु होते तो हमारा इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता इस वॉर को रुकवाने में। यही मैं आपसे सवाल भी ये पूछना चाह रही थी, पर दूसरे अंदाज से पूछती हूँ कि यूक्रेन में हमने 3 दिनों के लिए वॉर रुकवा दी थी क्योंकि हमारे जो भारतीय छात्र थे उनको आना था वापस उस रशिया युद्ध उसके दौरान, रशिया में जो पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ वॉर कोई और रुकवा रहा है। ये तस्वीरें जो दर्शक अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि कैसे जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, स्विट्जरलैंड से ये तस्वीर आई हैं, वो कहते हैं कि भाई मेरे देखिए एक भारत और पाकिस्तान के साथ ये रिश्ता है, मेरी बीवी भारतीय है और देखिए मेरे ये अजीज दोस्त शहबाज शरीफ के लिए कहते हैं उपराष्ट्रपति। तो साफ तौर पर खुलकर तारीफ कर रहा है अमेरिका, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है तो ये वॉर हम क्यों नहीं रुकवा सकते थे अगर हमने यूक्रेन की वॉर रुकवा दी थी। अब यूक्रेन की वॉर रुकवाने का भी एक कहा गया है। अब रशिया और यूक्रेन ऐसे देश तो नहीं है कि वो हमारे स्टूडेंट्स को सिर्फ निकालने के लिए वॉर रुकवा दे। तो कभी नहीं रुकवाई थी वॉर? मेरे ख्याल में तो वॉर कभी रुकी नहीं। ये एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए एक नारा दे दिया गया। ये जो पोल खोल रहा है ये कोई आम बंदा नहीं है, एडिशनल डायरेक्टर रहा है BSF का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि पाकिस्तान समेत चीन और बांग्लादेश के बॉर्डर्स पर खड़े सिपाही होते हैं, उनका ये डायरेक्टर रहा है और मोदी का बड़ा करीबी बंदा रहा है। और अब पोल खोल रहा है नरेंद्र मोदी के। पहला तो वो विश्व गुरु वाला के थोपा जा रहा है कि विश्व गुरु नरेंद्र मोदी है, हालांकि दुनिया के स्टेज पर नरेंद्र मोदी कहीं नज़र नहीं आता। और दूसरी सबसे अहम बात, वो यूक्रेन वाली जंग की भी बात निकाल कर रहा है, जब ये हाजिर सर्विस था कि उस वक्त भी कोई जंग वंग नहीं रोकी थी, सिर्फ अपने लोगों को चूरन देने के लिए बताया था कि हमारी वजह से जी 3 दिन जंग रुकी रही ताकि हमारे लोग निकल सकें। ये हालात हैं मोदी के। वॉर रुकवा दी गई। और अब बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह से सेंटर स्टेज लिया है इसमें, वो एक हमें उससे सीख लेनी चाहिए। और अगर हम अपनी इंटरनेशनल रिलेशंस को, फॉरेन पॉलिसी को अच्छी तरह चलाते तो पाकिस्तान की जगह वो देश हम होते जो कि इस चीज़ को नेगोशिएट करवा सकते थे, इस वॉर को रुकवाने। इजराइल से हमारे अच्छे संबंध हैं, ईरान से भी अच्छे संबंध हैं, और यूएस से तो ट्रंप साहब के साथ तो पर्सनल दोस्ती है मोदी साहब की। तो अगर ये अपने कार्ड्स, अपनी फॉरेन पॉलिसी अच्छी तरह चलाते तो हम एक सेंटर स्टेज पर होते और हमारा इसमें फिर देश का रुतबा, जो कह रहे विश्व गुरु, उस तरफ शायद हम अग्रसर हो सकते थे अगर हम लेकिन इस जो चीज को। मोदी जी के नजदीक लोग हैं और वैसे पब्लिकली भी इस बात को कह चुके हैं स्टेटमेंट्स के, देखिए हमने अपने आत्मसम्मान की रक्षा की और पाकिस्तान जो भी कुछ कर रहा है वो अमेरिका के इशारे पर कर रहा है। पाकिस्तान की अपनी कोई हैसियत या अपनी कोई सोच नहीं है, बल्कि एक तरह का वो डिलीवरी बॉय है। और हम चूंकि इतने बड़े देश हैं इसलिए हमने वो डिलीवरी बॉय बनने से इनकार कर दिया और इसलिए हम इस पूरे सीन से बाहर हो गए। क्या इस आर्ग्यूमेंट को आप इससे सहमत हैं? नहीं, मैं नहीं सहमत हूँ। ये कॉन्ट्रडिक्टरी है। एक तरफ आप कहते हैं यूक्रेन रशिया की वॉर हमने रुकवा दी, तो उस समय आप अपना एक क्रेडिट लेना चाहते हैं, और यहाँ पर आप कहते हैं अपने आप को अलग करना चाहते हैं। ये एक वॉर ना सिर्फ संसार के लिए इसको रोकना जरूरी था, भारत की इकोनॉमी के लिए भी इसको रोकना जरूरी था। भारत लगभग अपना 15% सिर्फ प्रोडक्शन करता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, बाकी 85%, और उसमें से एक बहुत बड़ा पोर्शन मिडिल ईस्ट से आता है। उसकी वजह से इस वॉर की वजह से रोक पड़ गई। और भी कई चीज़ें इसकी, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट रुक गए, हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई, हमारे जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते थे मिडिल ईस्ट को, उन पर रुकावट आ गई। तो अगर हम इसमें इनिशिएटिव लेते लड़ाई को रुकवाने में, तो ना सिर्फ देश विदेश में हमारा नाम होता, हमारी इकोनॉमी पर भी एक
बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है इसका। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं कि सिर्फ जी। इसमें ये नहीं था कि कोई नोशनल कि एक साइकोलॉजिकल चीज है कि चलिए हम आगे बढ़ गए या हम देखे जा रहे हैं दुनिया में। हालांकि हमारे तो विदेश मंत्रालय में तमाम तरह के सचिव, हमारे विदेश सचिव यहाँ तक ये कह चुके हैं, कोई कहता है हम 5000 साल पुरानी सभ्यताएं, कोई कहता है हम 7000 साल पुरानी सभ्यताएं। यानी पूरे तरीके से जो एक आरएसएस का वर्ल्ड व्यू है विदेश नीति को देखने का, कि देश को पिछले यानी 1947 से नहीं देखा जाएगा एक नए आजाद देश, बल्कि और पिछले हजारों साल से देखा जाएगा, उसी तरह से फॉरेन पॉलिसी डिजाइन हो रही है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस चीज को समझ भी पा रहे हैं हम लोग कि इस पूरे ग्लोबल स्टेज पे हम है ही नहीं, प्लेयर बनने की बात तो दूसरी है। हम, मेरे विचार में ग्लोबल स्टेज पे जो हम पिछले कुछ 10-15 साल पहले तक थे, हम नहीं हैं अभी उस स्टेज पर। हमारा बहुत कमतर हुई है, हमारी फॉरेन पॉलिसी की जो लेवल है बहुत कम हुआ है। अगर हम कहें कि इंडिविजुअल लेवल पर फॉरेन पॉलिसी चला दें, कि मैं दोस्त हूँ किसी देश के राष्ट्र नेता का, तो मेरी फॉरेन पॉलिसी अच्छी। फॉरेन पॉलिसी का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें नेगोशिएशंस होती हैं, जिसमें नेशनल इंटरेस्ट को देखा जाता है। अब आप फॉरेन पॉलिसी वर्ल्ड व्यू तो देख ही रहे, आप नज़दीक देखिए अपने। पाकिस्तान से तो खैर हमारे हमेशा खराब रहे हैं रिश्ते, चाइना से भी कभी बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहे, परंतु पिछले 10 सालों में आप देखिए गलवान हुआ, वो अरुणाचल में जगह जगह पर हमारे नामों को चेंज करते जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत के इर्द गिर्द जितने भी पड़ोसी हैं, चाहे पाकिस्तान उसे निकाल दें, चाइना उसे भी निकाल दें, ये दो तो अजली दुश्मन है ना, जंगें भी हो चुकी हैं। बांग्लादेश को देख लीजिए, वो कितनी नफरत करता है। छोड़िए बांग्लादेश को, जो कि हिंदू मेजॉरिटी कंट्री नेपाल है, उसे देख लीजिए, वो भी इतनी नफरत करता है कि बॉर्डर डिस्प्यूट बकायदा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि झड़पें तक हो चुकी हैं। उनका प्राइम मिनिस्टर चाहे केपी शर्मा ओली हो या नया आने वाला हो, वो अपनी इलेक्शन मुहिम भारत के खिलाफ चलाते हैं। म्यांमार को देख लीजिए, भूटान को देख लीजिए, ये छोटे छोटे मुल्क भी भारत को आंखें दिखा रहे हैं इस वक्त, और ये अपने आप को विश्व गुरु कहता है। उसमें हमने देखा वो व्यक्ति जिसने कहा कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, किस तरह से प्राइम मिनिस्टर, बहुत अफसोस हुआ। और मैं सूझी ये बात एक पत्रकार से ज्यादा एक भारतीय के तौर पर बड़ा मन एक कचोट जाता है कि हमारे लोग मारे गए और हमें डांट रहा है अमेरिका, हमें धमका रहा है, डपट रहा है, डांट रहा है और कह रहा है कि तुमने ये नेवल ब्लॉकेड तोड़ा था, इसलिए तुमको ये खमियाजा भुगतना पड़ा कि हमने हमला करके तुम्हारे 3 लोगों को मार दिया। और उसमें फिर प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि ये तो खतरों वाला ही प्रोफेशन है, इसमें मारे गए तो तुम क्या मारे गए। मैं आपसे इससे भी ज्यादा, मैं इससे बात ही करना चाहती हूँ कि जब 100 से ज्यादा जो नेवी के जो लोग थे, ईरानी लोग, जब उनको हमारे ही बैकयार्ड में, हिंद महासागर में, जिसके हम अपने आप को रखवाला कहते थे, जब वो उन्हें मारा गया, अगर हम तब बोले होते तो शायद यहाँ तक नंबर नहीं आता। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हम वहां पर, हमारी हिम्मत नहीं हुई बोलने की, और यहाँ पर हम प्रधानमंत्री मिले और उससे पहले प्रधानमंत्री से कोई स्टेटमेंट नहीं। 1-2-3 दिन के बाद एक विदेश मंत्री से एक स्टेटमेंट दी गई कि हमने बहुत स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्शन उनके साथ में डाला है। और आपने वो वीडियोज और चित्र देखे हैं जिसमें हमारा एक व्यक्ति, एक सी फेरर, उसकी बॉडी पड़ी हुई और उसको ठंडे पानी से रखा जा रहा है, पानी की बॉटल्स डाल के रखा जा रहा है। तो हम कहाँ हैं? हम अपने व्यक्तियों को नहीं रोक सकते। तो टैरिफ, जहाँ पे यूएस के साथ में टैरिफ की जहाँ तक बात है, उन्होंने 50% टैरिफ लगा दिया, 50% और लगा दिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट, उनके सुप्रीम तो कोर्ट हम खुश हो रहे थे कि चलिए 50% से अब 18% हो गया। हम खुश हो रहे थे, वेराज उससे पहले वो सिर्फ 3% लगाते थे। और उसके बाद प्रधानमंत्री जब सामने बैठकर, मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि ये बताइए एडवाइजर्स कौन है हमारे प्रधानमंत्री के, जो एक्सेलेंसी 6 बार 13 मिनट के दौरान 6 बार उन्होंने एक्सेलेंसी कहा। क्या एक्सेलेंसी कहा जाना चाहिए था? एक्सेलेंसी जब एक दफा, पहली दफा मिलते हैं तो कह दिया। प्रेजेंट गवर्नमेंट, मेरा ये सोचना है, प्रेजेंट गवर्नमेंट नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे नहीं लगता बहुत एम्फसाइज कर पा रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसी को। उसमें भी बात ही कही जाती है कि भाई मोदी जी ने बहुत कुछ तो नहीं किया, चलिए ज्यादा नहीं किया, लेकिन ये जरूर कर दिया कि हमारे गरीब देश को दुनिया के मंच पर पहुंचा दिया और हमको विश्व गुरु बना दिया। ये कैसे संभव है कि एक व्यक्ति लगातार झुक रहा है, देश को झुका रहा है, हर जगह कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, आवाज नहीं निकल रही है। अब लगातार डोनाल्ड ट्रंप 100 बार से ज्यादा कह चुके हैं कि हमने संधि कराई, सीज फायर कराई भारत पाकिस्तान के बीच, उसके बावजूद भी ये एक सेक्शन सोसाइटी का कैसे कन्विंस्ड रहता है कि नरेंद्र मोदी ने भारत को ग्लोबल स्टेज पे पहुंचा दिया और नाम ऊंचा कर दिया। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनके नाम ऊंचा कर दिया। मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं हुआ है। इस सवाल का जवाब मैं दे देता हूं कि क्यों एक सेक्शन ऑफ इंडियन पब्लिक ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी विश्व गुरु है और उसने हमें एक सेंटर स्टेज पर पहुंचा दिया है। 2 रीजंस हैं, एक बॉलीवुड, दूसरा इनका गोदी मीडिया। अब मीडिया जो है वो किसी भी मुल्क का चेहरा होता है, 4th पिलर ऑफ स्टेट भी उसे कहते हैं, लेकिन जो गोदी मीडिया है असल में वो मुकम्मल तौर पर बिका हुआ है विद बॉलीवुड।
और एक बहुत बड़ी बिलियन ऑफ रुपीस फेंके जाते हैं सरकार की तरफ से उनके जेबों में कि वो ऐसी रिपोर्टिंग करते हैं कि जिनके पास एक्सेस ही सिर्फ या तो भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया की है या फिर गोदी मीडिया की है, तो वो यही समझेंगे ना कि विश्व गुरु हम बन चुके हैं। तो इसी वजह से जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो अंधभक्त हैं, जिन्हें तभी अंधभक्त कहा जाता है कि जिनका दिमाग ही काम नहीं करता, गोबर भरा हुआ है, तो वो ये यकीन ज़रूर कर लेते हैं कि हमारा मोदी विश्व गुरु है और उसने हमें सेंटर स्टेज पर पहुंचा दिया है दुनिया के। बहरहाल आपने सुन लिया जी बीएसएफ के चीफ को कि वो क्या कुछ कह रहा है नरेंद्र मोदी के बारे में। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उससे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।